हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमने लास्ट क्लास में अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में पढ़ लिया था और मैंने आपके लिए ये भी बता दिया था कि अणुसंख्यक गुणधर्म 4 तरीके के हमारे लिए इस चैप्टर में पढ़ने हैं, जिसमें से पहला यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमें पढ़ना है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, शॉर्ट में हम इसको बोल देते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है। देखिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को यदि हमें अच्छी तरीके से समझना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा वाष्प दाब की परिभाषा को, यानी हमें सीखना है कि वाष्प दाब किसे कहते हैं। तो वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। ठीक, वाष्प दाब या वेपर प्रेशर की सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम, परिभाषा। परिभाषा क्या है, साम्य अवस्था पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर आरोपित दाब ही क्या कहलाता है, वाष्प दाब। जो वाष्प द्रव की सतह पर दाब आरोपित करती है, वाष्प दाब आरोपित करती है, तो क्या कहलाता है, वाष्प दाब। अब ये परिभाषा जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इस परिभाषा को मैं आपको समझा रहा हूँ। सभी को ध्यान से बोर्ड पे देखना है ताकि ये अच्छी तरीके से हमें समझ में आ जाए। मैं आपके लिए लेक्चर से रिलेटेड एक बात और ये बता दूँ कि ये जो चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे लेक्चर में, ये सारी चीज़ें हमारे पूरे चैप्टर में काम में आने वाली हैं, यानी पूरा चैप्टर आज के ही लेक्चर पे बेस्ड चलने वाला है। तो इस पूरे लेक्चर को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और सारी चीज़ों को समझना है। ठीक, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कि मैंने एक पात्र लिया और इस पात्र में मैंने कोई विलायक भर लिया। कोई विलायक, मान लीजिए कि मैंने पानी ही भर लिया। ठीक है। अब मैंने इसके अंदर पानी भर लिया और मैं इस पात्र को ऊपर से बंद कर देता हूँ, यानी मैंने कैसा पात्र लिया हुआ है, बंद पात्र। ठीक है ना। अब बंद पात्र मैंने ले लिया है और अब इस पात्र को मैं क्या करना शुरू करूं, गर्म करना शुरू करूं। आप मुझे बताइए कि एक पात्र है जो कि बंद है, उसमें पानी भरा हुआ है, और अगर मैं इसको गर्म करना शुरू करूं तो बताओ क्या होगा। गर्म करने से पानी किस में परिवर्तित होने लगेगा, वाष्प में। अरे भाई, पानी को गर्म करते हैं तो वाष्प बनती है ना, इतना तो पता है आप लोगों को। नहीं पता है तो आज घर पे पानी गर्म करके देखना, वाष्प बनेगी, है ना। तो वही वाष्प बनना शुरू हो गई। ठीक, पानी से वाष्प बनना, इस क्रिया को हम बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोल रहे हैं, वाष्पीकरण। पानी से वाष्प वेपर बन रही है, क्रिया क्या कहला रही है, वाष्पीकरण। अब मान लो कि भाई वाष्प बनती जा रही है, वाष्पीकरण होता जा रहा है, बहुत सारी वाष्प यहाँ पे इकट्ठी हो गई। तो जो शुरुआत में वाष्प बनी थी वो वाष्प ठंडी होना शुरू हो जाएगी। भाई बहुत देर की बनी हुई है तो अब ये ठंडी होने लगेगी और ठंडी होकर जुड़ना शुरू हो जाएगी। ये वाष्प के कारण जुड़ना शुरू हो गए और जुड़कर ये वापस से पानी बनाने लग जाएगी, और इस क्रिया को हम बोलेंगे संघनन। भाई ये चीज़ आप नॉर्मल देखते होगे, जैसे मान लो कि आप पानी गर्म कर रहे हो तो पानी, जैसे मान लो कहीं पानी गर्म हो रहा है तो उसमें से वाष्प निकल रही है। अगर आप उसके ऊपर अपना इस तरीके से हाथ रख लो, वाष्प आपके हाथ से टकराएगी और थोड़ी ही देर में आपके हाथ पे छोटी छोटी पानी की बूंदें जम जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो वाष्प आपके हाथ से टकराई, इकट्ठी हुई, ठंडी होकर वापस से उसने पानी बना लिया। हमें पता है ना भाई, पानी से वाष्प बनती है और पानी की वाष्प ठंडी होकर के वापस से क्या बना लेती है, पानी। ऐसा देखा है ना आपने, पानी की भाप ठंडी हो जाती है और छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं पानी की। ऐसा देखा है हमने होते हुए। जनरली जब आप पानी गर्म करोगे तो ये चीज़ देख पाओगे। ठीक, तो मान लो कि भाई जो पानी है वो गर्म हो रहा है, गर्म होने से पानी से क्या बन रही है, वाष्प। क्रिया को हम क्या बोल रहे हैं, वाष्पीकरण। और जो शुरुआत में वाष्प बनी थी वो वापस से ठंडी होकर, वापस से जुड़कर क्या बना रही है, पानी, और इस क्रिया को हम क्या बोल रहे हैं, संघनन। दो विपरीत क्रियाएं चल रही हैं इस पात्र के अंदर। कौन कौन सी दो विपरीत क्रियाएं, पानी से वाष्प और वाष्प से पानी। पानी से वाष्प बन रहा है उसको बोल रहे हैं वाष्पीकरण,
और वाष्प से पानी बन रहा है उसको बोल रहे हैं संघनन। एक समय ऐसा आएगा, एक बिंदु ऐसा आएगा जब जो वाष्पीकरण की दर होगी, वाष्पीकरण की दर वो बराबर हो जाएगी संघनन की दर के। वाष्पीकरण की दर बराबर हो जाएगी संघनन की दर के। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये है कि एक समय पे मतलब थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाने वाला है कि जितनी देर में पानी से वाष्प बन रही है उतने ही समय में वाष्प से उतना ही पानी बन रहा है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या हो रहा है कि जैसे मान लो कि एक सेकंड में यहाँ से एक बूंद पानी वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, तो उसी एक सेकंड में वाष्प जुड़कर वापस से एक बूंद पानी बना रही है। तो जितना पानी यहाँ से कम हुआ उतना ही पानी वापस से बन गया। तो ना तो पात्र में जल का स्तर बढ़ने वाला है और ना ही पात्र में जल का स्तर घटने वाला है। वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर बराबर हो जाना, मतलब जितना पानी वाष्प में बदल रहा है उतनी ही वाष्प पानी में बदल रही है। और इस स्थिति को ही हम बोलते हैं साम्य अवस्था। 11वीं में भी हमने साम्य अवस्था के बारे में जिक्र किया है, बल्कि 11वीं में तो हमने साम्य अवस्था को पढ़ा है डिटेल में। और साम्य अवस्था किसको बोलते हैं? जब दो विपरीत क्रियाओं की दर बराबर हो जाए तो उसी स्थिति को तो हम साम्य अवस्था बोलते हैं। याद कीजिए, अग्र ओर चलने वाली अभिक्रिया की दर बराबर हो जाए पश्च ओर चलने वाली अभिक्रिया की दर के, उसी बिंदु को क्या बोल रहे थे? साम्य अवस्था। तो इस पात्र में भी तो दो विपरीत क्रियाएं ही चल रही हैं, पानी से वाष्प बन रही है और वाष्प से पानी बन रहा है। और अगर इन दो विपरीत क्रियाओं की दर बराबर हो गई तो उसी बिंदु को हम क्या बोल देने वाले हैं? साम्य अवस्था। बात समझ में आ गई आप लोगों के लिए कि भाई एक पात्र था, उसमें हम पानी को गर्म करना शुरू किए तो पानी से वाष्प बनी, और थोड़ी देर बाद वाष्प ठंडी होकर वापस क्या बनाने लग गई? पानी। पानी से वाष्प बनना वाष्पीकरण और वाष्प से पानी बनना संघनन। ये दो क्रियाएं इस पात्र में चलना शुरू हो गई। और एक समय ऐसा आया, एक बिंदु ऐसा आया कि जब वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर बराबर हो गई, कि मतलब जितनी देर में पानी से वाष्प बन रही है उतनी ही देर में वाष्प से उतना ही पानी बन रहा है। और उसी स्थिति को हमने क्या बोल दिया? साम्य अवस्था। साम्य अवस्था किसको बोल रहे हैं? कि जैसे मान लो कि एक सेकंड में यहाँ से एक बूंद पानी कम हुआ तो उसी एक सेकंड में वाष्प ने जुड़ के एक बूंद पानी बना लिया। तो जितना कम हुआ था उतना ही वापस आ गया। तो जल का स्तर ना तो बढ़ा और ना ही घटा, और स्थिति को हमने क्या बोल दिया? साम्य अवस्था। और इस साम्य अवस्था की स्थिति में, जब ये साम्य अवस्था की स्थिति आ जाएगी तो यहाँ पे भाई बहुत सारी वाष्प इकट्ठी हो चुकी है। देखो कितनी सारी वाष्प है, नई बनती जा रही है, पुरानी वापस जाती जा रही है, लेकिन बीच में ये और भी तो वाष्प पड़ी हुई है ना। तो ये वाष्प जो है यहाँ पे भरी हुई है, इस बंद पात्र के अंदर भरी हुई है। तो आप स्वयं सोचिए कि एक बंद पात्र के अंदर ये यहाँ पे बहुत सारी वाष्प भरी हुई है, तो ये वाष्प यहाँ से बाहर निकलना चाहेगी। पात्र बंद है तो वाष्प क्या करना चाहेगी? पात्र से बाहर जाना चाहेगी। और बाहर निकलने के लिए ये वाष्प चारों तरफ क्या लगाएगी? दाब। ये वाष्प इधर भी दाब लगाएगी, इधर भी दाब लगाएगी, साथ ही साथ इस द्रव की सतह पर, ये जो द्रव हमने भरा हुआ है इसकी ये जो सतह है, इस सतह पर भी ये वाष्प दाब आरोपित करेगी। ये क्या है? वाष्प। और ये वाष्प क्या आरोपित कर रही है? दाब। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? वाष्प दाब। बात समझ गए आप? कि जब साम्य अवस्था की स्थिति आ जाए तो उस स्थिति में ये जो वाष्प है, ये वाष्प इस द्रव की सतह पर जो दाब आरोपित करेगी, यहाँ पे भाई वाष्प भरी हुई है ना, तो ये बाहर निकलने के लिए क्या लगाएगी? दाब। और ये जो दाब आरोपित करेगी, इसी दाब को हम क्या बोल देंगे? वाष्प दाब। वाष्प द्वारा लगाया गया दाब क्या कहला रहा है? वाष्प दाब। तो यही तो हमने परिभाषा लिखी है। देखिए जरा परिभाषा क्या है? साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था मतलब जब वाष्पीकरण की दर बराबर हो गई संघनन की दर के। तो साम्य अवस्था पर वाष्प द्वारा, ये वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर आरोपित
द्रव की सतह पर आरोपित दाब, द्रव की सतह पर आरोपित दाब ही क्या कहलाता है? वाष्प दाब। ठीक है ना, आसान बात थी कि अगर साम्यावस्था की स्थिति आ जाए तो जो वाष्प द्रव की सतह पर दाब आरोपित करेगी वही दाब क्या कहलाएगा? वाष्प दाब कहलाएगा। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम? वेपर प्रेशर। ठीक, इतना समझ में आ गया अपन को? नोट करो इतना। दाब को हमने समझ लिया। वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर, कि जो वाष्प होती है द्रव की सतह पर जो दाब आरोपित करती है उसी को हम वाष्प दाब कहते हैं। अब जो हमारा मुख्य बिंदु है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इस चीज को अब हम समझते हैं। ठीक है ना, तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं कि शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ जब मिलाते हैं तो उसे मिलाने पर उसके वाष्प दाब में यानी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। अब इस चीज को समझेंगे और इस चीज को समझते ही हमारे पास वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आ जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान से आप बोर्ड पे देखिए, सारा टॉपिक जब पूरा हो जाएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। देखिए मान लीजिए मैंने ये एक पात्र लिया और ये एक पात्र और लिया, दो पात्र लिए और दोनों पात्रों में मैंने शुद्ध विलायक भर लिया। और दोनों पात्र बंद पात्र लिए हमने, दोनों पात्रों को ऊपर से बंद किया हुआ है। तो मैंने दो बंद पात्र लिए और दो बंद पात्रों में शुद्ध विलायक भर लिया है। ठीक, शुद्ध विलायक मान लीजिए कि पानी हम ज्यादातर लेते हैं तो पानी ही भर लिया है शुद्ध विलायक के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूं कि यहां तो मैंने लिया है शुद्ध विलायक, यहां भी शुद्ध विलायक ही लिया है, लेकिन इसमें मैंने डाल दिया एक पदार्थ और, ये डाल दिया मैंने इसमें अवाष्पशील विलय पदार्थ। अवाष्पशील विलय पदार्थ। तो अब मुझे ये बताइए कि यहां तो शुद्ध विलायक है, लेकिन यहां पे जो विलायक था उसके अंदर हमने क्या डाल दिया? विलय। तो विलय और विलायक दोनों मिल गए तो यहां पे क्या बन गया है? विलयन। भाई हमें पता है ना विलयन के अंदर दो चीजें होती हैं, विलायक और विलय। तो यहां पे तो शुद्ध विलायक है, लेकिन यहां पे विलायक के साथ साथ क्या है? विलय भी है। विलय हमने डाल दिया है, तो विलय और विलायक मिलके क्या बना लिए? विलयन बना लिए। तो ये है विलायक और ये है विलयन। अब इसमें एक वर्ड में लिख रहा हूं अवाष्पशील विलय पदार्थ। वैसे तो देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, अवाष्पशील मतलब ऐसा पदार्थ जो वाष्प में परिवर्तित ना हो सके। आप लोग समझ लीजिए अवाष्पशील विलय पदार्थ का मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान दें, समझ लें। और देखिए जैसे अगर मैं बोलूं वाष्पशील, तो वाष्पशील मतलब ऐसे पदार्थ जो वाष्प में परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे कि पानी को गर्म करेंगे वाष्प बन जाएगी तो वाष्पशील। जैसे इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल को अगर हम गर्म करें तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा तो वाष्पशील। मतलब ऐसे पदार्थ जिनको गर्म करने पर वो वाष्प में परिवर्तित हो सके वाष्पशील हैं। और ऐसे पदार्थ जो वाष्प में परिवर्तित नहीं होते कभी भी, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अवाष्पशील विलय पदार्थ। जैसे कि नमक। अब अगर हम नमक की बात करें तो आप स्वयं सोचें कि नमक को क्या हम वाष्प में परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं। आप नमक को कितना भी गर्म कर लें, क्या नमक की वाष्प बनेगी? नहीं बनेगी ना। चलो ठीक है, ये चीज़ आप करके भी देख लो। नमक को आप ऐसे तवे पे रखें और गर्म करना शुरू करें, आपका सारा सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नमक जो है वो उसकी वेपर बन जाएगी क्या? मतलब ऐसा देखा है आपने कभी कि नमक को भाई बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया तो उसको गर्म करने से वो वेपर में चेंज हो गया, हवा में जो है नमक की वेपर आ गई है, अब नमक का स्वाद आ रहा है हवा में, है ना? नमक स्वाद आ रहा है हवा में। ऐसा होता है क्या? नहीं है ना। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, करना मत, सच में करने लगो, नहीं तो भाई नमक को तवे पे रख के गर्म करने लगो, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप करोगे भी तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि नमक क्या है? अवाष्पशील विलय पदार्थ है, वो वाष्प में परिवर्तित नहीं होता, है ना। जैसे शुगर है,
तो शुगर को यानी शक्कर को आप अगर गर्म करो तो वो जल जाएगी, पिघल जाएगी, लेकिन वाष्प में परिवर्तित नहीं होगी, वो तो नहीं होगी ना। तो ऐसे पदार्थ जो जल जाए, पिघल जाए, लेकिन वाष्प में परिवर्तित ना हो, उनकी वाष्प ना बने, उनको हम अवाष्पशील विलय पदार्थ बोलते हैं। ऐसी सारी चीज़ें करना मत सच में, नहीं तो पिटाई लगेगी घर पे, मम्मी पिटाई लगा देंगे आपकी, है ना। तो देखो ज़रा, यहाँ पे ले लिया हमने शुद्ध विलायक और यहाँ पे ले लिया है हमने विलयन। और कैसा विलयन? जिसके अंदर कैसा पदार्थ पड़ा हुआ है? अवाष्पशील विलय पदार्थ पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि इन दोनों को ही मैं समान ताप पे गर्म करता हूँ, ठीक है ना। शुद्ध विलायक को भी और विलयन को भी, दोनों को समान ताप पे गर्म करता हूँ। अच्छा बताओ, दोनों को जब गर्म करूँगा तो गर्म करने पे क्या बनेगी? बोलो। अरे वाष्प बनेगी ना, इधर भी वाष्प बनेगी और इधर भी वाष्प बनेगी। लेकिन आप कॉमनली नॉर्मली सोच के देखो कि ज़्यादा वाष्प कब कहाँ पे बनेगी, यहाँ पर या यहाँ पर। मैं दोनों को समान ताप पे गर्म कर रहा हूँ, जितना ताप इसको दे रहा हूँ उतना ही ताप इसको दे रहा हूँ, तो गर्म करने से दोनों तरफ वाष्प बनेगी। लेकिन ज़्यादा कहाँ बनेगी, यहाँ पर या यहाँ पर? ऐसे नॉर्मल सोच के देखो आप कि देखो यहाँ पे तो शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक जैसे कि पानी, जो पूरी तरीके से वाष्प में परिवर्तित हो सकता है। लेकिन यहाँ पे शुद्ध विलायक के साथ साथ विलय भी उपस्थित है। देखो विलयन है ना, तो विलयन में विलायक भी है और विलय भी। अब विलायक तो वाष्प बनाएगा, लेकिन विलय कैसा है? अवाष्पशील, जो कि वाष्प नहीं बनाएगा। तो आप मुझे सोच के बताओ कि ज़्यादा वाष्प कहाँ बनेगी, यहाँ पर या यहाँ पर? जाहिर सी बात है, यहाँ पर ज़्यादा वाष्प बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि यहाँ पे केवल शुद्ध विलायक है जो पूरी तरीके से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे शुद्ध विलायक के साथ साथ विलय भी उपस्थित है। ऐसा विलय जो वाष्प में परिवर्तित नहीं होता, अवाष्पशील है। अब खुद तो वाष्प में परिवर्तित होगा ही नहीं, साथ ही साथ इस पानी को यानी इस विलायक को भी वाष्प में परिवर्तित होने से रोकेगा। अरे भाई देखो, खुद तो पूरी तरीके से जो है अवाष्पशील है, वाष्प नहीं बनाएगा, तो खुद नहीं बना रहा तो साथ साथ में इसको भी थोड़ा रोकेगा। मतलब इसके प्रभाव से ये भी जो है कम वाष्प बना पाएगा। जबकि यहाँ पे ऐसा कोई रुकावट है क्या? नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध विलायक है जो पूरी तरीके से वाष्प में परिवर्तित होगा। तो जब हम समान ताप पे दोनों को गर्म करेंगे तो दोनों को समान ताप पे गर्म करने पर यहाँ पे ज़्यादा वाष्प बन जाएगी, जबकि यहाँ पे तुलनात्मक रूप से कम वाष्प बनेगी। क्योंकि अवाष्पशील विलय पदार्थ खुद तो वाष्प बनाएगा ही नहीं, साथ साथ में विलायक को भी रोकेगा कि वो भी वाष्प ना बनाए। समझ गए ना आप? तो यहाँ पे ज़्यादा वाष्प बनेगी और यहाँ पे कम। ऐसा आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। आप सादा पानी गर्म करोगे तो ज़्यादा वाष्प बनेगी, आप शक्कर का पानी यानी शक्कर का विलयन गर्म करोगे तो उसमें कम वाष्प बनेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि शुद्ध विलायक तो ज़्यादा वाष्प, और अवाष्पशील विलय पदार्थ जैसे आपने उसमें शक्कर घोल दी तो उसके वजह से शक्कर खुद तो वाष्प में परिवर्तित होगी ही नहीं, साथ साथ में पानी को भी वाष्प में परिवर्तित होने से रोकेगी। तो विलयन में कम वाष्प बनेगी अवाष्पशील विलय के वजह से, जबकि शुद्ध विलायक में ज़्यादा वाष्प बनेगी। ठीक है ना? अच्छा बताइए, यहाँ पे वाष्प, ये इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। यहाँ पे भी वाष्प पड़ी हुई है और यहाँ पे भी वाष्प पड़ी हुई है। यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम। ठीक। अच्छा बताइए, वाष्प है, ये वाष्प इस द्रव की सतह पर दाब लगा रही है। बताइए, वाष्प द्रव की सतह पर दाब लगा रही है, इसे क्या बोलेंगे? हम अभी पढ़ चुके हैं 2 मिनट पहले ही। क्या बोलेंगे? वाष्प दाब। और ये वाष्प दाब किसका है? शुद्ध विलायक का। इसे प्रदर्शित कर दूं मैं P0A से। ठीक है ना? वाष्प द्रव की सतह पर जो दाब लगाती है उसी को वाष्प दाब कहते हैं। और ये वाष्प दाब किसके लिए निकाल रहे हैं हम? शुद्ध विलायक के लिए। ठीक है, तो इस वाष्प दाब को किससे प्रदर्शित कर रहा हूं मैं? P0A से। ठीक। अब यहां आ जाइए, यहां पे वाष्प है, भले ही कम है लेकिन वाष्प तो है, तो ये भी दाब लगाएगी। बताइए जरा, ये वाष्प भी दाब लगा रही है, क्या बोलेंगे इस दाब को? वाष्प दाब। ठीक है, वाष्प दाब बोलेंगे। ये वाष्प दाब किसका वाष्प दाब है? विलयन का।
विलयन का वाष्प दाब है ना, इसे प्रदर्शित कर दूं मैं PA से। ठीक, तो P0A यानी वाष्प दाब शुद्ध विलायक का और PA यानी वाष्प दाब विलयन का। अब आप मुझे यहां से ये चीज बता दीजिए बस कि ज्यादा मान किसका होगा, P0A का मान ज्यादा होगा या PA का मान ज्यादा होगा। बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, ज्यादा वाष्प तो ज्यादा दाब, कम वाष्प तो कम दाब। तो यहां से सीधा क्लियर हो रहा है ना कि ज्यादा वाष्प बनी है, इस कारण शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यानी P0A ज्यादा होगा। यहाँ पे कम वाष्प बनी है तो कम वाष्प दाब यानी PA यानी विलयन के वाष्प दाब से। ये चीज हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक, काम में आएगी ये हमारे बहुत। क्या कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यानी P0A सदैव ज्यादा होता है विलयन के वाष्प दाब यानी PA से। वो क्यों? क्योंकि शुद्ध विलायक के केस में ज्यादा वाष्प बनती है, जिसके वजह से वाष्प दाब ज्यादा होता है, जबकि विलयन के केस में कम वाष्प बनती है, इस कारण वाष्प दाब कम होता है। ज्यादा वाष्प तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा, कम वाष्प तो विलयन का वाष्प दाब कम। तो P0A ज्यादा है किससे, PA से। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और अगर ये चीज समझ में आ गई तो ये जो मैंने लिखा ये भी समझ में आ गया कि जो शुद्ध विलायक है, अगर उस शुद्ध विलायक में आप अवाष्पशील विलय मिला दोगे तो उस स्थिति में उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये चीज कैसे समझी हमने, देखिए शुद्ध विलायक अगर अकेला लूं मैं तो शुद्ध विलायक की स्थिति में देखिए वाष्प दाब कैसा है, ज्यादा। लेकिन जब मैंने शुद्ध विलायक के अंदर अवाष्पशील विलय मिलाया और उसे क्या बना दिया, विलयन, तो उस स्थिति में उसका वाष्प दाब क्या हो गया, कम। शुद्ध विलायक है तो वाष्प दाब ज्यादा और विलयन है तो वाष्प दाब कम। यानी अगर शुद्ध विलायक लें और शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दें, अवाष्पशील विलय मिला दें मतलब उसे क्या बना दें, विलयन, तो उसके कारण उसके वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कमी। पहले शुद्ध विलायक था जब उसका वाष्प दाब ज्यादा था, लेकिन विलयन बनने के बाद उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि अवाष्पशील विलय पदार्थ कम वाष्प बनने देगा, जिसके कारण वाष्प दाब कम होगा, जबकि शुद्ध विलायक में ज्यादा वाष्प बनेगी या तो वाष्प दाब ज्यादा होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया हमें, इतना नोट करिए आप। आगे बता रहा हूं। तो हमने सीख लिया कि P0A इज ग्रेटर देन PA, ये चीज हमने सीख ली। P0A मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, जबकि PA मतलब विलयन का वाष्प दाब। ठीक, इतना हम सीख चुके हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यानी P0A ज्यादा होगा विलयन के वाष्प दाब यानी PA से। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं भाई, इतना सीख लिया है। अब देखिए बात कर रहे हैं आपेक्षिक अवनमन की। हमारा टॉपिक क्या था, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो मैं आपके लिए आपेक्षिक अवनमन निकालना सिखा रहा हूँ। किन्हीं भी दो चीज़ों में आपेक्षिक अवनमन कैसे निकाला जाता है वो समझिए आप। जैसे मैंने आपके लिए दो आंकड़े दिए 10 और 9, और मैं आपसे कहूं कि इन दोनों आंकड़ों में आपेक्षिक अवनमन की गणना करो। देखिए अवनमन मतलब होती है कमी, तो आपेक्षिक कमी या आपेक्षिक अवनमन निकालने का तरीका क्या है वो समझिए आप। कि जब आपको दो आंकड़े दिए जाएं जिसमें से एक आंकड़ा बड़ा और एक आंकड़ा छोटा हो, आपके लिए दो मान दिए जाएं और दो मानों में से एक मान बड़ा और एक मान छोटा हो, तो उस स्थिति में आपेक्षिक अवनमन कैसे निकालेंगे। देखिए ज़रा, दोनों में से बड़ा कौन है 10, माइनस छोटा कौन है 9, बटे बड़ा कौन है 10। ये तरीका होता है आपेक्षिक अवनमन निकालने का, कि जो दो मान आपके लिए दिए गए हैं उन दोनों मानों में से बड़े मान से छोटा मान घटाकर बड़े मान से भाग दे दें। इस तरीके से क्या निकाला जाता है, आपेक्षिक अवनमन। एक बार और समझ लें कि अगर आपको दो मान दिए हैं
तो दो मानों में आपेक्षिक अवनमन निकालने के लिए बड़े मान में से छोटा मान घटाकर बड़े मान से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा? आपेक्षिक अवनमन। ठीक, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। अब हमारे पास दो आंकड़े हैं, हमें वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन निकालना है। ये रहा वाष्प दाब। क्या निकाला है हमने वाष्प दाब? P0A यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PA यानी विलयन का वाष्प दाब। अब इन दोनों में हमें निकालना है आपेक्षिक अवनमन। इन दोनों में हमें क्या निकालना है? आपेक्षिक अवनमन। बताइए कैसे निकालेंगे? अभी बताया मैंने आपके लिए, वाष्प दाब में या फिर किसी भी चीज़ में आपेक्षिक अवनमन कैसे निकालते हैं, सीख लिया है हमने। बताओ कैसे निकालेंगे? दोनों में से बड़ा आंकड़ा कौन है? बड़ा मान किसका है बताइए? बड़ा मान है P0A का। P0A ज़्यादा है ना PA से। अभी हमने क्या सीखा? बड़े वाले में से किसको घटाएंगे? छोटे को, यानी जिसका मान ज़्यादा है उसमें से घटाएंगे जिसका मान कम है, बटे भाग दे देंगे जिसका मान ज़्यादा है। ऐसे ही निकालते हैं आपेक्षिक अवनमन। ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा के ज़्यादा वाले से भाग दे देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा आपेक्षिक अवनमन। और आप मुझे बताइए ज़रा कि ये आपेक्षिक अवनमन हमने किस में निकाला? ये क्या है? P0A, PA ये सब क्या है? ये वाष्प दाब है ना। P0A शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और PA विलयन का वाष्प दाब। तो हम वाष्प दाब के अंदर किसकी गणना कर रहे हैं? आपेक्षिक अवनमन की। हमने निकाल लिया है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन शुद्ध विलायक के और विलयन के। तो हमने आपेक्षिक अवनमन निकालना सीखा, किस तरीके से निकालते हैं? ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करके ज़्यादा वाले से भाग दे देते हैं। और हम किसके अंदर आपेक्षिक अवनमन निकाल रहे हैं? वाष्प दाब में। तो हमारे पास आ गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी P0A माइनस PA डिवाइडेड बाय P0A। तो आपके लिए हमेशा ये वाली चीज़ दिमाग में रखनी है कि P0A माइनस PA डिवाइडेड बाय P0A, इस चीज़ को ही हम बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। ठीक, यही हमारा टॉपिक था, यही चीज़ हमें निकालनी थी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसको कहते हैं? तो विलायक के वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब बटे विलायक का वाष्प दाब, इसी को हम क्या कह रहे हैं? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक, इतनी बात समझ ली है, नोट कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स, आज हमने हमारे पहले अणुसंख्यक गुणधर्म यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की बात कर ली है। और जैसा कि आपने देखा कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्यों आया? क्योंकि हमने विलायक के अंदर विलय मिलाया था। अगर हम विलय नहीं मिलाते तो ये चीज़ नहीं आती। इससे मैं क्या सिद्ध करना चाह रहा हूँ? इससे मैं ये सिद्ध करना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ किस पे निर्भर कर रही है? विलय पर, विलय के कणों की संख्या पर। हमने विलायक के अंदर विलय मिलाए, विलय के कण मिलाए, तभी तो ये हुआ ना। यानी ये क्या है? ये चीज़ विलय के कणों की संख्या पर निर्भर कर रही है, यानी ये क्या है? अणुसंख्यक गुणधर्म। वो गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, आगे हमें 3 अणुसंख्यक गुणधर्म और पढ़ने हैं। इसके अलावा अभी इसके अंदर भी बहुत कुछ बाकी है जो कि हम अगले लेक्चर में सीखेंगे, लेकिन आज के लिए हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि आपके लिए अच्छा और आगे भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।